हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो अच्छे हो आप सभी? तो मैं भी अच्छा हूँ। तो कल हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में कल हमने राजस्थान के लास्ट पॉइंट देखा था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश दो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दो भागों में बांटा है। व्यक्तिगत आधार पर भौतिक प्रदेश, व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण और एक भौगोलिक कारक के आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण प्रोफेसर DC मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। राजस्थान में भूगोल नामक पुस्तक 1967 में लिखी गई थी। 7 कौन कौन से भौतिक प्रदेश है? पहला है नहरी प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, चंबल बृहद प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। उसके बाद में हमने देखा था भौगोलिक कारक के आधार पर वर्गीकरण। उसमें देखा था भौगोलिक कारक के आधार पर जलवायु एवं उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उसका मैंने आपको डायग्राम बनाया था, देखो जैसे मैंने आपको बनाया था डायग्राम। ये अरावली है। अरावली के बाद में हाड़ौती, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल ये तो वर्षा के आधार पर देखेंगे, वर्षा के अनुसार ये आएगा उच्चावच, और ये आएगा जलवायु के आधार पर। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को भौगोलिक कारक के आधार पर 4 भागों में आता है, व्यक्तिगत आधार पर 7 भागों में आता है। तो कल हमने इतना उतार लिया था। अब आपको लिखना है राजस्थान के भौतिक प्रदेश की राजस्थान के भौगोलिक भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारियां। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी, भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारियां, सामान्य जानकारियां। इसके बारे में लिखना है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश 4 कौन कौन से है भौतिक प्रदेश? नहीं, 4। इतना उतार लिया तो 4 वो लिखेंगे। अब मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें हम चारों के बारे में लिखेंगे, उनका क्षेत्रफल देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, जिले कितने कौन कौन से आता है, जलवायु कैसी होती है, और वहां मतलब मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो उतार लीजिए ये एक बार। उतार लिया। देखेंगे थार्मोस्टल, थार्मोस्टल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद में देखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद में जनसंख्या। जिले, जिले के बारे में देखेंगे मिट्टी, सॉइल कौन सी पाई जाती है।
जलवायु तो इतना इसको आलोचना करना। थर्मोस्टेट का जो क्षेत्रफल होता है 61.11%, 61.11% होता है, लगभग दो बटा तीन भाग। यहाँ जनसंख्या कितनी पाई जाती है थर्मोस्टेट में? 40% जनसंख्या पाई जाती है। जिले कितने आते हैं? 12। मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यहाँ बलुआ पत्थर से निर्मित, बलुआ पत्थर से बलुई, बलुआ पत्थर से नहीं, बलुई या रेतीले मिट्टी। जनसंख्या जलवायु पाई जाती है शुष्क एवं शुष्क, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। उसके बाद में आता है पूर्वी मैदान। जो पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान में यहाँ जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या तो पाई जाती है 10, और क्षेत्रफल 10% है। जनसंख्या पाई जाती है 9%। मुख्यतः मुख्यतः 13% क्षेत्रफल जिले आते हैं, 13% क्षेत्रफल जिले आते हैं। कितने? मुख्यतः 7 जिले, 7 जिले आते हैं। यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय या वनीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय या वनीय मिट्टी। वनों की जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है, पर्वतीय या वनीय मिट्टी। यहाँ की जलवायु आर्द्र होती है, शुष्क, आर्द्र, उपार्द्र एवं अति आर्द्र। जो आर्द्रती क्षेत्र उसकी जलवायु अति आर्द्र होती है, इसकी उपार्द्र होती है। या आर्द्रती क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है 6.89%, जनसंख्या पाई जाती है 11%। जिले आते हैं 7। मिट्टी पाई जाती है काली कपासी मिट्टी, काली कपासी या रेगुड़ या रेगुड़ मिट्टी। अरावली है, अरावली का जो क्षेत्रफल होता है वो 23% होती है, जनसंख्या 39%। जिले आते हैं 12, जिले आते हैं 12। यहाँ पाई जाती है जलोढ़ व कछारी मिट्टी, जलोढ़, कछारी व दोमट, दोमट मिट्टी पाई जाती है। उतार लीजिए एक बार तो समझाएगा। मेरे गलत डाल दिया, नंबर गलत डाल दिए। एक सेकंड को ये तो होगा आपका अरावली, ये आपका आरोग्य क्षेत्र को, ये आपका पूर्व मैदान। अब उतार लीजिए आप। अरावली 10% क्षेत्रफल पाया जाता है,
एक सेकंड, ये 10 करना है आपको, ये ऊपर नीचे हो गया, उतार लिया। अब सीधा जो थर्मोस्टेट का जो क्षेत्रफल होता है वो 61.11% होता है। जनसंख्या पाई जाती है 40%। जिले आते हैं 12। यहाँ की मिट्टी बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई या रेतीली मिट्टी। जलवायु शुष्क एवं अधुष्क जलवायु। अरावली का जो क्षेत्रफल होता है 9% होता है। जो 9% क्षेत्रफल जनसंख्या पाई जाती है 10%। जिले आते हैं 7। मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय या वनीय मिट्टी। जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। उसके बाद में आता है आड़ोती। आड़ोती का जो क्षेत्रफल होता है 6.89% होता है। जनसंख्या पाई जाती है 11%। जिले आते हैं 7। और जब मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ व काली कपासिया रेगुल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ का जो जलवायु होती है अति आर्द्र होती है। उसके बाद में आता है पूर्व मैदान। पूर्व मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो 23% होता है। पूर्व मैदान में जनसंख्या पाई जाती है वो 10% पाई जाती है। 39% जनसंख्या पाई जाती है। और मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ कचावी या दोमट मिट्टी। और जो जलवायु होती है वो उपाद्य होती है। उतार लिया। अब इसके बाद में देखें उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश मौसमी प्रदेश। उतार लिया। अब देखना है उत्तर पश्चिम मौसमी प्रदेश। लिखना राजस्थान के उत्तर पश्चिम मौसम को उत्तर उत्तर पश्चिम मौसम को थार का मौसम कहा जाता है। मौसम कहा जाता है। इसका निर्माण थार्मोस्टर का निर्माण इसका निर्माण थार्मोस्टर कहा जाता है। इसका निर्माण मतलब थार्मोस्टर का निर्माण इसका निर्माण इसका निर्माण थार्मोस्टर इसका निर्माण 33 सागर में हुआ है। सागर में हुआ था। जो हमारा थार्मोस्टर का निर्माण कहाँ हुआ है? 33 सागर पे हुआ है। 33 सागर में ना। और इसका निर्माण काल थार्मोस्टर का जो निर्माण काल देखते हैं। थार्मोस्टर का निर्माण काल है टर्शियरी काल या प्लेस्टोसीन काल में। टर्शियरी काल या प्लेस्टिक इसका निर्माण काल टर्शियरी काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। इसका निर्माण इसका थार्मोस्टर का निर्माण। जो उत्तर पश्चिम मौसम है इसका क्षेत्रफल कितना है? उत्तर पश्चिम जो क्षेत्रफल है उत्तर पश्चिम मौसम इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 1,75,000 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम मौसम की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है बराबर 640 किलोमीटर। चौड़ाई है 300 किलोमीटर। ऊंचाई है औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर। अब आपको लिखना है मरुस्थल का ढाल नीचे।
जो थार का मरुस्थल है इसका ढाल कैसे है, मरुस्थल का ढाल? मरुस्थल का ढाल है उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उतारिए फटाफट। कुल क्षेत्रफल कितना है? देश विस्तार, कुल क्षेत्रफल, इसका विस्तार, विस्तार ले लेते हैं, विस्तार, विस्तार है कुल क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर, कुल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 300 से और 200 300 मीटर। बता लीजिए आप। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे मोटर का ढाल होगा। अब इसके बाद में देखना है मोटर का ढाल, मोटर का मरुस्थल को, ढाल के मरुस्थल को, मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। था के मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क प्रदेश, दो भाग कौन कौन से? पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। इस शुष्क प्रदेश को एक और नाम कहते हैं, इस शुष्क प्रदेश को कहा जाता है राठी प्रदेश भी कहा जाता है, राठी प्रदेश। इसको कहा जाता है गांगड़ प्रदेश, गागड़ प्रदेश। जो शुष्क प्रदेश है यहाँ वर्षा कितनी होती है? यहाँ वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, और जबकि क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है शुष्क प्रदेश का, इसका क्षेत्रफल होता है 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर। और इसका जो यहाँ वर्षा होती है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जो वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर।
और जबकि क्षेत्रफल होता है इसका, क्षेत्रफल होता है 75,000, 75,000 किलोमीटर। क्यों? मोस्टर का अध्ययन, भारतीय मोस्टर को दो अध्ययन की दृष्टि दो भागों में बांटा गया है, शुष्क शुष्क प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश एवं बागल प्रदेश। शुष्क प्रदेश है, यहाँ वर्षा 0 से 25 सेमी होती है, क्षेत्रफल है 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर। जबकि अर्ध शुष्क प्रदेश है, वहाँ वर्षा 25 से 50 सेमी होती है, क्षेत्रफल होता है 75,000 किलोमीटर। अब इसके बारे में देखो, जो जो शुष्क प्रदेश है, अब इसके बारे में देखिए शुष्क प्रदेश, पहले देख रहे हैं शुष्क प्रदेश। चलो 25 सेमी से 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को, सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क, 25 सेमी से कम वर्षा वाले 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 भौतिक प्रदेश को, 25 सेमी से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क महोत्सव और अर्ध शुष्क महोत्सव, महोत्सव लिख लिए चल, आपके बाद में साइकोलॉजी बैठेगी पर। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय महोत्सव को दो भागों में बांटा है, शुष्क महोत्सव, अर्ध शुष्क। शुष्क प्रदेश, शुष्क महोत्सव को जैसे 25 सेमी से जो कम वर्षा होती है उसको शुष्क महोत्सव यहाँ राष्ट्रीय प्रदेश कहा जाता है। 25 सेमी से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क महोत्सव एवं राष्ट्रीय प्रदेश कहा जाता है। राष्ट्रीय प्रदेश कहा जाता है। इस शुष्क महोत्सव को पुनः दो भागों में बांटा गया है। शुष्क महोत्सव का अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा शुष्क महोत्सव है, शुष्क महोत्सव को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा गया, पुनः दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो है बालू का स्तूप, पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप ये 41.5% क्षेत्र है, 41.5% क्षेत्र में है। ये 58.5% क्षेत्र पे है। राजस्थान के 100 में से 41% तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमारा कहा जाता है। और बालू का प्रदेश, बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% क्षेत्र में है। तो इतना उतार हिस्सा को लिखेंगे। फिर अब देखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश उतार लीजिए। एक बार समझा देता हूँ। महोत्सव को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क महोत्सव, अर्ध शुष्क महोत्सव। शुष्क महोत्सव को राष्ट्रीय प्रदेश कहा जाता है, यहाँ वर्षा 0 से 25 सेमी होती है, क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर। अर्ध शुष्क महोत्सव को बागल प्रदेश कहा जाता है, वर्षा 25 से 50 सेमी, क्षेत्रफल 75,000 किलोमीटर। शुष्क महोत्सव 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले
फिर भौतिक प्रदेश को शुष्क मौसम एवं प्रदेश कहा जाता है। शुष्क मौसम को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% क्षेत्र पर, क्योंकि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो 52.58.5% क्षेत्र पर है। पढ़ लीजिए इतना। अब इसके बाद में आपको लिखना है, पहला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। पहला लिखना है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पथरीला का मौसम पाया जाता है। पथरीला पाया जाता है, पथरीला मौसम पाया जाता है जिसे हम मादा कहते हैं, जिसे हम मादा कहते हैं, जिसे हम मादा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मादा बराबर पहले तो जैसलमेर में, फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर, सीक्वेंस वाइज जैसलमेर। जैसलमेर में 3 जगह आती हैं। पहली आती है पोखरण, लोधवा, रामगढ़। दूसरे नंबर पर आता है फलोदी। तीसरे नंबर पर आता है बाड़मेर। बालू का स्तूप मुक्त तो इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पथरीला मौसम पाया जाता है जिसे अमादा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अमादा जैसलमेर, पोखरण, लोधवा, रामगढ़। दूसरे नंबर पे आएगा फलोदी और बाड़मेर पाया जाता है। अब इस दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको बताऊं, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उसे जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है उन्हें बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसे देखो मैं लिखता हूँ, जब पवन मतलब हवा के द्वारा, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण का मतलब होता है जमा। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है तो इससे निर्मित आकृतियां निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां
बालू का स्तूप कहलाती है। बालू का स्तूप कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। देखो उतार लीजिए एक मिनट ये। देखो जैसे कोई मिट्टी है, जब हवा चलती है तो मिट्टी आगे उड़कर एक जमा जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, उनको बालू का स्तूप कहते हैं। जब पवन के द्वारा हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जमा होता है तो इससे जो बनने वाली आकृति होती है वो बालू का स्तूप कहलाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आकृतियां बालू का स्तूप पाए जाते हैं ये जैसलमेर में पाया जाता है, लेकिन सभी प्रकार के आकृति के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में देखें बालू का स्तूप के प्रकार, जैसे बरकान है, अनु अनु अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, चंद्रनुमा बालू का स्तूप। इसके बाद में बरखान। बरखान किसे कहते हैं? बरखान कैसे होता है देखो। अब आपको जानना है बालू का स्तूप के प्रकार। पहला आएगा बरखान। पहले हम देखिए बरखान किसे कहते हैं। बरखान ये अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं, आधे चांद की जैसे आकृति में होते हैं। ये हो गए बरखान। अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं। जब हवाएं जो होते हैं बरखान, जो बरखान होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर होती है ऊंचाई। चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर। 100 से 200 मीटर। जब हवाएं चलती है जब हवाएं चलती है तो ये जब यहाँ से हवाएं चलती है ये हवाएं चलती है पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, जमा होता है, तो इनसे जो बनने वाली आकृतियां होती है वो अर्धचंद्राकार आकृति हो जाती है, मतलब चांद की जैसी आकृतियां हो जाती है, अंदर की ओर दब जाते हैं। तो इसे इन बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। तो देखो ये पवन विमुख होते हैं। पवन मतलब हवा के द्वारा गतिशील होते हैं। ये उत्तल और ये अवतल। इनकी जो चौड़ाई आपको पता है ये होता है उत्तल। अवतल अवतल लेंस ऐसे ही तो होता है। ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया। ये अवतल और उत्तल। देखो अब मैं लिखता हूँ एक बार परिभाषा इसके बाद ध्यान किस करता है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है। अर्धचंद्राकार आकृति में होता है। अर्धचंद्राकार
मिट्टी का निक्षेप चंद्र का आकृति में होता है, तो इससे निर्मित आकृतियां तो इससे निर्मित आकृतियां इस आकृतियां बरकान कहलाती है। ये आधे चांद की जैसे आकृति हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो ये पाए जाते हैं बरकान श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। बरखान बालू कस्तूर सर्वाधिक बरखान पहले तो श्रीगंगानगर, फिर शेखावाटी क्षेत्र, चूरू या भालेरी गांव। इसके बाद में आता है बीकानेर, और बीकानेर इनमें पाए जाते हैं। श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा तो बालू कस्तूर शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। शेखावाटी, चूरू, भालेरी गांव, फिर बीकानेर और श्रीगंगानगर में ना। सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है ना। देखो बरखान क्या होता है, इनकी जो चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है, ऊंचाई 10 से 20 मीटर, अवतल और उत्तल। जब पवन हवाएं चलती है तो मिट्टी खसक कर आगे का जब एक जगह जमा हो जाती है, तो उनके द्वारा जो अर्धचंद्राकार आकृति में जब मिट्टी का जमा हो जाता है तो उसे बरखान कहते हैं। जो आकृति बनती है इसको बरखान कहा जाता है। बरखान बालू कस्तूर सर्वाधिक शेखावाटी जैसे चूरू और भालेरी गांव में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे बीकानेर और श्रीगंगानगर। बरखान में सर्वाधिक महत्व मरुस्थल का सर्वाधिक महत्व होता है। बरखान में मरुस्थल का सर्वाधिक योगदान होता है। मरुस्थल का सर्वाधिक योगदान होता है। मरुस्थल में जहाँ मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल में तो बनते हैं बरखान, तो बरखान में मरुस्थल का सर्वाधिक। बरखान बालू का स्तूप का बरखान बरखान में बालू का स्तूप का बरखान बालू का स्तूप का मरुस्थल में सर्वाधिक योगदान होता है। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बरखान क्या होते हैं, सर्वाधिक बालू गतिशील होते हैं। तो इतना आपकी समझ में आएगा तो इतना उतार लिया। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए बने रहिए।